अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू forex.com। माय नेम इज रहील नवाज एंड आज हम फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर हमारा दूसरा लेक्चर है और तीसरा लेक्चर है बेसिकली। तो अभी हम इसको आगे लेके चलते हैं। व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और इनको हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर, कल आपको बताया था कि इकोनॉमिक इंडिकेटर होते हैं, इनमें इन्फ्लेशन है, इसमें इंटरेस्ट है रेट है, इसमें इनके जो होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम वगैरह 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 होते हैं। तो इन दिस वीडियो आज हम सीखेंगे कि इंटरेस्ट रेट क्या है और उसको करेंसी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है और इन्फ्लेशन के बारे में आज हम लर्न करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ओके जी, इकोनॉमिक इंडिकेटर। मंजर भाई स्क्रीन शेयर कर दिया, सबको नजर आ रही है? क्यों भाई, स्क्रीन सबको नजर आ रही है ना? बताएं आप, स्क्रीन सबको नजर आ रही है? मंजर भाई मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है, सबको नजर आ रही है? आपके पीसी में प्रॉब्लम है, मे बी आप रिस्टार्ट कर लें। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर में सबसे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर का सबसे जो बाप है वो है इंटरेस्ट रेट। और इंटरेस्ट रेट एक ऐसा ड्राइवर है जो पूरी कंट्री को चलाता है, और ये इंटरेस्ट रेट ही जो है वो बताता है कि ये इस करेंसी के अगेंस्ट दूसरी करेंसी की क्या वैल्यू है और इस करेंसी की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। और इसके अलावा इन्फ्लेशन है। तो ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो इंडिकेटर हैं, जो ड्राइवर हैं, ठीक है। ओके जी, मंजर भाई की प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई। स्क्रीन ठीक है? ओके यार, ठीक है। जैन वेलकम। ओके, तो मैं भी बता रहा था आपको कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट है ये मेन इंडिकेटर होता है एक कंट्री को या एक कंट्री की करेंसी को चलाने के लिए और उस कंट्री के माशी हालात को सेट करने के या बिगाड़ने के लिए। ये एक मेन इंडिकेटर या इसको मेन ड्राइवर कह सकते हैं आप, ये इंटरेस्ट रेट होता है। उसके बाद इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट। सबसे पहले इंटरेस्ट, व्हाट इज इंटरेस्ट रेट? इंटरेस्ट रेट जो सूद होता है, शरह सूद, उसको कहते हैं। तो जो इंटरेस्ट रेट होता है ये मोस्ट इंपोर्टेंट ड्राइवर है जो करेंसी को मूव करता है। और ये इंटरेस्ट रेट या सूद कौन लगाता है? ये वहां के मुकामी बैंक लगाते हैं। लाइक अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस में फेडरल रिजर्व बैंक है, फेडरल रिजर्व बैंक, ये वहां का सरकारी बैंक है और ये इंटरेस्ट रेट यानी कि शरह सूद तय करता है। इसी तरह अगर हम यूरो जोन की बात करें तो वहां पे यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, वो शरह सूद डिसाइड करता है। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है जो शरह सूद डिफाइन करता है कि शरह सूद क्या होगी। और ये जो शरह सूद होती है ये यूज होती है इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए या इन्फ्लेशन को रोकने के लिए। ओके, तो ये शरह सूद बहुत ज्यादा एक मेन इंडिकेटर या मेन ड्राइवर आप इसको कह सकते हैं। ओके जी, जो सबसे पहली बात यह है कि जो इंटरेस्ट रेट तय करता है वो सेंट्रल बैंक करता है, यानी कि जो सरकारी बैंक है वो करता है। ओके जी, सरकारी बैंक से जो करेंसी उधार लेते हैं हमारे जो लोकल बैंक होते हैं या हम इसको कमर्शियल बैंक कह सकते हैं, वो उधार लेते हैं। तो ये उनके ऊपर सूद देना पड़ता है सेंट्रल बैंक को, ठीक है। इसी तरह जो कमर्शियल बैंक से पैसे उधार लेते हैं आम लोग, इनको सूद देना पड़ता है कमर्शियल बैंक को, ठीक है। तो ये सूद जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा अभी हमारे अभी लेक्चर में कि ये क्यों इतना मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्यों ये लोगों की आम जिंदगी के ऊपर इफेक्ट करता है। सबसे पहले कमर्शियल बैंक ने सेंट्रल बैंक से उधार लिया, फिर आम लोगों ने उधार लिया कमर्शियल बैंक से। और ये शरह सूद वो होगी जो शरह सूद लोगों से लेते हैं, ये जो सेंट्रल बैंक ने तय की होती है। तो जाहिर है कमर्शियल बैंक को पैसे वापस करने हैं सेंट्रल बैंक को, क्योंकि सेंट्रल बैंक से उधार लिए हैं तो उसको सूद देना पड़ेगा सेंट्रल बैंक को जो सेंट्रल बैंक ने तय किया है। इसी तरह लोगों ने उधार लिया कमर्शियल बैंक से, तो कमर्शियल बैंक को उनको सूद देना पड़ेगा जो सेंट्रल बैंक ने तय किया हुआ है।
ठीक है जी। तो ये इसी तरह साइकिल एक चलता है, ठीक है जी। यहाँ पे एक पूरा एक साइकिल है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि इंटरेस्ट के रेट की क्या इंपॉर्टेंस है और ये कैसे एक मेन ड्राइवर है या किसी भी करेंसी की किसी भी कंट्री की करेंसी को स्टेबल या डिस्टेबलाइज करने के लिए। ओके जी, इंटरेस्ट रेट। सबसे पहले जो हमारा सेंट्रल बैंक है, ये फर्ज करें इसने शरह सूद को बढ़ा दिया है, यानी कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है सेंट्रल बैंक ने यानी कि सरकारी बैंक ने, तो जाहिर है कमर्शियल बैंक्स को भी बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज कमर्शियल बैंक ने उधार लिया हुआ है सेंट्रल बैंक से। इसी तरह जो सेंट्रल बैंक ज्यादा सूद देना पड़ेगा, तो ये लोगों से भी ज्यादा सूद वसूल करेगा जो लोगों ने सूद लिया हुआ है। तो अगर लोग जो है वो ज्यादा सूद पे करेंगे तो उनके पास ज्यादा पैसा नहीं बचेगा अपनी जरूरियात जिंदगी की दूसरी चीजों को पूरा करने के लिए। लाइक कार, अगर कोई बंदा कार बाय करना चाहता है तो उसके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है, बिकॉज वो घर का खर्चा चलाने के लिए जो उसने घर का लोन लिया हुआ है उसके ऊपर वो इतना सूद दे रहा है कि उसके पास अब लग्जरी जरूरत को पूरा करने के लिए पैसे नहीं है। लाइक उसने कार लेनी है, बाइक लेनी है, या उसने क्लब में जाना है, या उसने कोई हॉलीडे प्लान करना है, तो वो नहीं कर पाएगा बिकॉज उसको टैक्स बहुत ज्यादा या सूद बहुत ज्यादा पे करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि वो ज्यादा चीजें नहीं बाय कर पाएगा। लेस डिमांड मतलब कि वो ज्यादातर चीजें वो नहीं बाय करना कर पाएगा जो हमारी कंपनीज यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही हैं, लाइक कार, बाइक, इसके अलावा कोई भी चीजें हैं जो डोमेस्टिक यहाँ पे लेवल पे बनाई जा रही हैं लोकल लेवल पे। तो इससे क्या होगा कि उनकी वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि उनकी खरीदारी कम हो जाएगी, लोग उनको बहुत ज्यादा कम खरीदेंगे, कार को बहुत ज्यादा खरीदेंगे कम, मोटरसाइकिल को, मोबाइल्स बहुत ज्यादा कम खरीदेंगे, वो हॉलीडे प्लान बहुत ज्यादा कम करेंगे। तो जाहिर है वो ज्यादा सारा जो कमा रहा है वो बैंक्स को ही देता जा रहा है। ये आप पाकिस्तान की सोच रखेंगे तो आपको इस एग्जाम्पल की में भी समझ ना आए, बिकॉज हम लोग यहाँ पे कर्जा नहीं लेते, बहुत कम लेते हैं। अगर आप बाहर की जिंदगी लाइक हमारे अंदर एक उमैर यूएस है, उमैर नाम का लड़का है जो यूएसए में इस टाइम रह रहा है, तो उससे अगर पूछे कि वहां की जिंदगी क्या है, तो वहां की जिंदगी ये है कि वहां पे आपको सब कुछ मिल जाता है। अगर आपके पास जॉब है तो आपको कार भी मिल जाएगी किस्तों पे, लाइक बैंक आपको कार भी दे देगा, घर भी दे देगा, आपको वो हर चीज दे देगा, लेकिन आपको वहां पे उसकी जो इंस्टॉलमेंट है या उसकी जो सूद है वो पे करना पड़ेगा पर मंथ। अगर वो सूद पे नहीं करेंगे तो वो आपको हर चीज छीन लेंगे। वो वहां की जिंदगी अलग है, वहां पे आपको एक क्लिक पे हर चीज मिल जाती है, लेकिन वहां पे आपको सूद पे करना पड़ता है पर मंथ। जो आप कमा रहे हैं वो आपको सूद देना पड़ेगा उसका। कमर्शियल बैंक को जो आपको ये सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। कभी उमैर भाई से पूछिएगा, वो आपको डिटेल में बताएंगे, हमारे ग्रुप के मेंबर हैं, इनसे जरूर गपशप कीजिएगा। तो वहां की जिंदगी कुछ ऐसी है। तो आम बंदे की लाइफ पे फर्क पड़ता है जब भी शरह सूद को बढ़ाया जाता है। तो ओके, अगर शरह सूद को कम किया जाए तो जाहिर है कमर्शियल बैंक भी शरह सूद को कम कर देगा। तो इसी तरह जिन्होंने लोगों ने लोन लिया हुआ है वो उन लोगों को शरह सूद यानी कि सूद बहुत ज्यादा कम, यानी कि इंटरेस्ट बहुत ज्यादा कम पे करना पड़ेगा, और तो उनके पास पैसे बच जाएंगे जिससे वो अपनी लग्जरी डिमांड्स को पूरा कर सकते हैं। लाइक गुड्स, वो अपनी चीजें खरीद सकते हैं, लाइक वो कार खरीद सकता है, बाइक खरीद सकता है, वो मोबाइल खरीद सकता है, न्यू हॉलीडेज प्लान कर सकता है। तो उससे क्या होगा कि डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा सेल होंगी, जीडीपी बहुत ज्यादा जो है वो ग्रोथ उसकी बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि वहां पे खुशहाली आएगी और जो चीजें हैं वो मोर डिमांड आ जाएंगी। ठीक है, जो चीजें हैं उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ आ रही है आपको मेरी बात? थोड़ा सा आपको टिपिकल ये थोड़ा सा टॉपिक है, इसको समझना पड़ेगा, लेकिन अगर आप समझ लेंगे तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये जो इंटरेस्ट रेट है ये बिल्कुल आम बंदे पे असरअंदाज नहीं करता, बल्कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, इनके ऊपर भी इफेक्ट करता है। लाइक अगर वो इंटरेस्ट रेट कम करते हैं तो वो इंटरेस्ट कम अज कम पे करना पड़ेगा उनको, और वो ज्यादा से ज्यादा री इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे वो एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री और 3 फैक्ट्रियां 4 फैक्ट्रियां बना सकते हैं, यानी कि वो अपने बिजनेस में ज्यादातर इन्वेस्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर इसी तरह वो
इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है तो उनको शराय सूद बहुत ज्यादा पे करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से उनके पास इतना पैसा नहीं बचेगा कि वो अपने कारोबार को मजीद एक्सपेंड कर सकें। अच्छा, ये तो हो गया एक सिनेरियो, शराय सूद का बढ़ने का फायदा या नुकसान। अब एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि शराय सूद के बढ़ने का हमें फायदा होता है या नुकसान होता है। ओके जी, हाई इंटरेस्ट रेट, लाइक आपके पास 1 लाख रुपए है, तो अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है और आप बैंक में रखवाते हैं तो आपको 1 लाख रुपए 1000 रुपया इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि सूद मिलता है, तो इट्स बेनिफिट फॉर यू। लाइक अगर आप 50 लाख बैंक में रख देते हैं तो 50,000 मंथली तो वैसे ही आपको बैंक देता जाएगा शरह सूद, ठीक है। तो आपके लिए तो फायदा है, जितना इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो आपके लिए तो फायदा है, ठीक है। अब एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, बिकॉज हम फॉरेक्स ट्रेडर हैं, हम लोग इन्वेस्टर हैं, तो हम अपॉर्चुनिटीज देखते हैं कि कहां पे हमें ज्यादा बेनिफिट होगा। मसलन यहां पे आपको दो जो है वो कंट्रीज नजर आ रही हैं। एक में इन्वेस्टर बैठा हुआ है जिसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा कम है, उस कंट्री में बैठा हुआ है, लाइक वो यूरो ले लें, यूरोप में बैठा है एक हमारा इन्वेस्टर्स यूरोप में बैठे हैं, लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने वहां का इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा जो है वो कम कर दिया है। इसकी निस्बत एयूडी ने इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा कर दिया है, हाई इंटरेस्ट रेट है, तो क्या होगा कि यूरोपियन जितने भी हैं वो जाएंगे एयूडी करेंसी की तरफ और वहां पे जाके अपनी पैसे इन्वेस्ट करेंगे ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा प्रॉफिट मिल सके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन्वेस्टर आएंगे, मतलब मुल्क में पैसा आएगा, अगर मुल्क में पैसा आएगा तो आपकी इकोनॉमी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगी, ठीक है। हाई इंटरेस्ट रेट, इकोनॉमी स्ट्रांग, ओके। तो जाहिर है वो यूरोप से आ रहे हैं तो वो पैसा लेके आ रहे हैं तो इकोनॉमी हमारी स्ट्रांग होगी। जिस तरह आप आए दिन न्यूज में सुनते रहते हैं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के खदशात को दूर करना चाहिए और पाकिस्तान में फिर फॉरेन इन्वेस्टर आएंगे और यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे जितने ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर आएंगे उतनी हमारी जो कंट्री की इकोनॉमी है वो ज्यादा स्ट्रांग होगी, ठीक है जी। आगे चलते हैं। ओके जी, मैं हमेशा कहा करता हूं कि जो हमारी इकोनॉमी है या जो करेंसी होती है, ये पलड़े, तराजू के दो पलड़े पे पड़ी होती है करेंसी। अगर एक करेंसी ऊपर जाएगी तो दूसरी करेंसी ऑटोमेटिकली नीचे आएगी, अगर एक करेंसी नीचे आएगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नीचे जो दूसरी आएगी। टू हाई, कुछ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ा देना वो लोगों के ऊपर नेगेटिव असर करता है, बिकॉज लोगों के अंदर जो इंटरेस्ट रेट जिन्होंने उधार लिया होता है उनके ऊपर नेगेटिव असर आता है, बिकॉज वो उनको पैसे नहीं बचते पे करने के लिए बाकी चीजों के लिए, तो वो उसकी जो डोमेस्टिक या उसकी जो लोकल लेवल पे प्रोडक्ट है वो सेल नहीं होती, उनकी सेल कम हो जाती है, तो ये एक नेगेटिव इफेक्ट होता है ऑन करेंसी। लेकिन टू लो, ये भी एक नेगेटिव करेंसी के ऊपर इफेक्ट है कि इन्वेस्टर वहां पे नहीं आता, ठीक है। दूसरे अगर हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दें तो जाहिर है यहाँ पे भी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा पैसा छाप लेती है, वो ज्यादा से ज्यादा करेंसी नोट इशू कर देती है, लेकिन उनकी करेंसी उनकी कंट्री में इतनी ज्यादा वो बात नहीं होती है, वो वैल्यू नहीं होती, उनके पास उतना ज्यादा गोल्ड नहीं होता, या उनकी जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं, वो इतनी ज्यादा नहीं होती, उनकी इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होती, तो उसकी वजह से वो करेंसी ज्यादा छपने की वजह से उनकी वैल्यू कम होती है, तो ऑटोमेटिकली करेंसी की वैल्यू भी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये दो चीजों हैं, एक पलड़े तराजू के जो दो पलड़े हैं उनमें दो चीजें पड़ी हैं, एक में इंटरेस्ट रेट और एक में इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये दोनों जो है ये इकोनॉमी को स्ट्रांग या हाई लो करने में बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। अगर आप इंटरेस्ट रेट भी म्याना रवि वाला रखते हैं और इन्फ्लेशन भी आपका ठीक है तो आपकी करेंसी जो है वो अच्छी जाएगी और जाहिर है फिर उस करेंसी की वैल्यू अच्छी हो जाएगी। जो मेन चैलेंज होता है फेडरल बैंक के लिए या जो स्टेट बैंक है या जो वहां का सरकारी बैंक है, जो
इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है या कम करता है, या इन्फ्लेशन बढ़ाता है या कम करता है, उसके लिए बड़ा चैलेंज होता है कि कंट्री को, करेंसी को किस तरह स्टेबल करना है, कब कम करना है और कब ज्यादा करना है। लाइक अब आप जापान की एग्जांपल ले लें। जापानी लोग अपनी करेंसी को ऊपर नहीं जाने देते। क्यों नहीं ऊपर जाने देते? बिकॉज इसलिए नहीं ऊपर जाने देते कि यार अगर हमारी कंट्री की या हमारी जो है करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो यहाँ पे लोग आके यहाँ से परचेजिंग नहीं करेंगे। लाइक अगर डॉलर है तो डॉलर वाले वहां पे देके चीजें सस्ती बाय कर लेते हैं, लेकिन अगर जापान भी करेंसी महंगी हो गई तो जाहिर है $1 की चीजें कम आएंगी, तो यूएसए से कोई शॉपिंग करने के लिए जापान नहीं जाएगा। तो कुछ कंट्रीज हैं वो जानबूझ के अपनी करेंसी को अपनी जाने देती। लाइक चाइना है, हम लोग चाइना से अपनी प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं, बनवाते हैं, और पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में चाइना की प्रोडक्ट सेल होती हैं। तो चाइना ने भी अपनी जो करेंसी को बड़ा संभाल के और बड़े हिसाब से ऊपर नीचे करना होता है, बिकॉज अगर वो ज्यादा करेंसी को मजबूत कर देगी उनकी कंट्री तो फिर काम बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। बिकॉज अगर मैं पाकिस्तान से जाता हूं, मैं 1 लाख रुपए में एक ट्रक लेके आता हूं मोबाइल्स का भरा हुआ, तो अगर उनकी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो वो 1 लाख में आधा ट्रक भी नहीं आएगा। तो फिर कौन जाएगा वहां पे शॉपिंग करने के लिए या वहां से चीजें बनवाने के लिए? और उसकी अब पूरी दुनिया में थोड़ी मार्केट चलेगी फिर। जिस तरह चाइना जो है वो मशहूर है, अपनी पूरी दुनिया में प्रोडक्ट्स सेल कर रहा है, तो इसको ये कंट्रोल करता है फेडरल बैंक इसकी करेंसी को। और ये कैसे कंट्रोल करता है? इन्फ्लेशन के थ्रू और इंटरेस्ट रेट के थ्रू। अच्छा जी, दो यहाँ पे टर्म यूज होती हैं, एक हॉकिश और एक डविश। अगर जो है वो इन्फ्लेशन को रोकना हो, यानी कि ज्यादा पैसे की छपाई को रोकना हो, तो वो जो है वो इंटरेस्ट का रेट हाई कर देता है बैंक। इसको कहते हैं हॉकिश। यानी कि अगर जो है वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो कंट्री, हालात उनके कंट्रोल में हो, तो वो हॉकिश जो है वो वहां पे लागू कर देता है। और अगर उसने अपनी उसकी करेंसी की वैल्यू इतनी अच्छी ना हो तो वो वहां पे डविश लगा देता है, यानी कि सूद शरह सूद को कम कर देता है। अगर कोई भी जो है वो बैंक शरह सूद को कम करेंगे तो उसको बोलेंगे डविश, बिकॉज उसकी जरूरत है कम करना, बिकॉज उसकी जो ग्रोथ रेट है या उसकी जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो मार्केट में इतना सेल नहीं हो रही। लाइक आज चाइना अगर अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है और वहां की जो करेंसी का बहुत ज्यादा रेट हो जाता है, तो वहां की प्रोडक्ट कौन खरीदेगा? तो उसको वो जो है वो कम लेके आएंगे और उसको वो शरह सूद को कम करेंगे और अपनी ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को वो ज्यादा सेल करना चाहेंगे। तो शरह सूद को कम करेंगे, वहां पे डविश लागू होगा और ऑटोमेटिकली उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ग्रोथ मिलेगी, लोगों में चीजें ज्यादा बाय करने की पावर पैदा हो जाएगी, बिकॉज करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो जाहिर है जब करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी तो लोग वहां पे ज्यादा से ज्यादा चीजें बाय करेंगे। तो ये आपको समझ आ गया? अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो लोगों में परचेजिंग की पावर कम हो जाएगी, लेकिन कंट्री की जो करेंसी है वो स्ट्रांग हो जाएगी। अगर इंटरेस्ट रेट कम होएगा तो उसको बोलते हैं डविश। अगर बैंक उसको लागू करता है तो इसको बैंक ने डविश लागू कर दिया, और वो बैंक जो है वो करेंसी को नीचे लेके आना चाह रहा है, लेकिन वो अपनी जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है यानी कि जीडीपी उसको मजबूत करना चाह रहा है। ठीक है, तो ये यार अगर इसको थोड़ा सा टेक्निकल ये चीज है, इसके अंदर बहुत ज्यादा समझने वाली चीजें हैं। लाइक हॉकिश क्या है, डविश क्या है, हॉकिश क्यों लागू किया जाता है, डविश क्यों लागू किया जाता है। समटाइम आपके जो कंट्री की प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती हैं या उनकी सेल्स बहुत ज्यादा कम हो जाती है, आप अच्छी कंडीशन में होते हैं फिर भी आपको अपनी करेंसी की वैल्यू गिराना पड़ती है। लाइक समटाइम आपकी सब कुछ ठीक चल रहा होता है और आपको अपनी करेंसी की वैल्यू बढ़ानी पड़ सकती है। लाइक हाल ही में जब यूएसए का सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट आना था कुछ दिन पहले, तो इन शायद लास्ट मंथ था, नवंबर के मंथ, नवंबर 2015 में मेरे ख्याल से जो है वो
फेडरल बैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना था लेकिन बढ़ाया नहीं, तो उसकी वजह से लोग काफी ज्यादा अग्रेसिव हुए बैठे थे कि अगर इसने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो यूएसए को $2 को बाय कर लो, बाय कर लो, बाय कर लो, ठीक है। लेकिन उन्होंने बढ़ाया नहीं, तो वो डॉलर इतना ज्यादा मजबूत नहीं हुआ, लेकिन डॉलर फिर अभी भी अपनी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है। ओके जी। अच्छा जी, कोई भी सेंट्रल बैंक है, लाइक पाकिस्तान है, कोई इंडियन का सेंट्रल बैंक है, लाइक यूरोजोन का सेंट्रल बैंक है, फेडरल बैंक है, तो वो कुछ इंडिकेटर्स को यूज करते हैं अपनी करेंसी को मजबूत करने के लिए या डिवैल्यूएट करने के लिए। हाँ जैन, सितंबर ही था, नहीं नवंबर 2015 में आया था यार। चलें दफा करें, वो गुजर गया, छोड़े, आगे चल के बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मेन ड्राइवर ऑफ इंटरेस्ट रेट है, और फिर प्राइस की लिमिट है। जैसा कि ये अभी स्विस नेशनल बैंक ने किया है, उन्होंने प्राइस की लिमिट लगाई है, उसकी वजह से काफी ज्यादा करेंसी के ऊपर जो है वो गिरी है मार्केट, और काफी ज्यादा ब्रोकर भी जो है वो दिवालिया हो गए हैं। फिर ये क्यूई है, और फिर उसके बाद जो अभी मैंने बताया है हॉकिश एंड डविश, ये वही है, इंटरेस्ट रेट वाली ही चीज है। अभी फेडरल रिजर्व बैंक की बात कर लेते हैं हम। फेडरल रिजर्व बैंक ने का जो मेजर जो टारगेट है वो 2% पे लेके आना है अपने इंटरेस्ट रेट को, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट की फिगर को बेटर करना है इनका जो टारगेट है। और इनका जो प्लानिंग है इन Q1 या Q2 और 3, इन्होंने डॉलर को स्ट्रॉन्ग करना है इन 2015 और 2016 के दरमियान। इन्होंने डॉलर को बहुत ज्यादा मजबूत करने की प्लानिंग की हुई है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उसने बैंक ने पहले से ही, फेडरल बैंक ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी है कि हमने कब अपने शरह सूद को बढ़ाना है, कब ग्रोथ रेट को बढ़ाना है, कब क्या करना है। और उसकी वजह से एनालिस्ट जो है वो, मेजर एनालिस्ट जो है वो सस्पेक्ट कर रहे हैं कि एक जो है वो डॉलर 1 यूरो के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब है डॉलर को हमें बाय करना चाहिए। डॉलर को बाय किधर करना चाहिए? ऑन वीकर करेंसी, लाइक यूरो। यूरो वीक हो रहा है, ठीक है, और तो यूरो की जगह डॉलर को बाय करना चाहिए, ठीक है। समझ गया ना आप मेरी बात? तो इट मीन कि यूरो डॉलर में हमें शॉर्ट यानी कि सेल और लॉन्ग पोजीशन लेनी चाहिए डॉलर यूरो में। तो मतलब ये है कि आपको देखना है कौन सी करेंसी स्ट्रांग हो रही है, कौन सी वीक। तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि यार जो हमारा जो फेडरल बैंक है ना यूएसए का, ये Q2 या Q3 में डॉलर को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, लाइक 2015 के एंड में या 2016 के स्टार्ट में ही। तो हमें डॉलर को हमेशा बाय करना चाहिए। कब बाय करना चाहिए, कैसे बाय करना चाहिए, क्यों बाय करना चाहिए, ये फंडामेंटल में नहीं आएगा, ये टेक्निकल में आएगा। ये सिराज मुल्तानी अभी पूछेगा यार कब बाय करना है हमें, तो अभी नहीं बाय करके बैठ जाना। बाय तब करना है जब वो सपोर्ट मुकाम पे आए। ये वो टेक्निकल एनालिसिस में मैं बात कर चुका हूं। पिछले 1 महीने से मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस पढ़ाता रहा हूं, तो उसमें टेक्निकल एनालिसिस में आपको बखूबी अंदाजा हो गया होगा कि हमें कब बाय करना चाहिए। इसी तरह हम ईसीबी यानी कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक की बात करें तो इनका इन्फ्लेशन 2% टारगेट है, लेकिन ये जो है वो बहुत जल्दी इनकी कोलैप्स हो रही है। और सबसे पहले तो ग्रीस जो है यही कोलैप्स कर जाएगा। तो इसी जो यूरोप की कंडीशन काफी ज्यादा वीक हो रही है, और इन्होंने क्यूई एक जो क्यूई जो है ये एक्टिव किया हुआ है, यानी कि कोई अपने अपने आप को रिपेयर कर रहे हैं, कुछ अपनी तरक्याती मंसूबे हैं उनकी वजह से। इससे पहले यूएसए और यूके ने भी यही क्यूई वाला टूल अप्लाई किया था उन करेंसी, अब वो स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो गई है। लेकिन अभी ये जो है यूरो जो है ये अभी वीक हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो पेयर यूरो के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग है उनको बाय करें, यूरो को सेल करें। अच्छा जी, न्यूज का कैसे पता चलेगा हमें? वो सिराज मुल्तानी वाली बात कि हम कहां कहां से न्यूज हासिल कर सकते हैं। तो ये है एक ट्विटर पे एक ट्वीट है, यहां से वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से बड़े इंपॉर्टेंट डाटे और आर्टिकल आते हैं। इसके अलावा ब्लूमबर्ग जो है वो न्यूज चैनल टीवी है, और ये एक वेबसाइट भी है इनकी, वहां से, और एक फॉरेक्स क्रंच है, यहां से आप इनकी न्यूज वगैरह पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं।
नहीं यार, हमें ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, 1-2 घंटा 7-7 दिन पढ़ते रहे, हमें जस्ट हेडलाइन देखनी है, हेडलाइन देख के ही हमें अंदाजा हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी डिटेल भी पढ़ लेनी चाहिए। जिस तरह ब्लोंगर ने भी तो थोड़े दिन पहले एक न्यूज दी थी कि जी जो है ऑयल की जो अब प्राइस अप नहीं जाएगी, सॉरी, ऑथर बिग रीजन टू थिंक ऑयल प्राइस, हाँ वही कि ऑयल की प्राइस जो है वो अप नहीं जाएगी, तो अगर ऑयल की प्राइस अप नहीं जाएगी तो फिर मुझे ऑयल को सेल करना चाहिए। ठीक है, ये एक छोटी हेडलाइन पढ़ के हमने अंदाजा लगा लिया। आइए चलते हैं कुछ लाइव वेबसाइट की तरफ और वहां से हम अंदाजा लगाते हैं इनका। लाइक आ जाओ फॉरेक्स क्रंच की तरफ आ जाओ। ओके जी, इसकी पहली न्यूज है जी यूएस रिटेल्स, ये जो मिस हुआ है कल जो हमने देखा था वो वाला, डॉलर डाउन टू market euro जी taking high, year जीबीपी लुकिंग फॉर रिकवर, जीबीपी लुकिंग कर रहा है जी, रिकवर कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे न्यूज है, ईयूडी की न्यूज है, और इसी तरह अगर हम ब्लोगर टीवी पे आए, ब्लोगर टीवी जो है जो भी है, और इसके यहाँ पे देखें आपको अच्छी अच्छी न्यूज मिल जाएंगी रिलेटेड टू न्यूज। अगर आपने सॉरी करेंसी के रिलेटेड अगर आपने न्यूज देखनी हो तो हम वहां पे चले जाते हैं जी, मार्केट्स में गए तो ये देखें करेंसी, करेंसी न्यूज के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आपको करेंसी की न्यूज मिल जाएंगी, जीबीपी की, यूरो की, जेपीवाई की, यूरो जेपीवाई की, तो ये सारी करेंसीज की आपको न्यूज मिल जाएंगी। स्टॉक्स की भी हैं, लाइक गोल्ड, ऑयल वगैरह वगैरह की भी वहां पे न्यूज हैं, तो उनको भी आप पढ़ना चाहें तो जरूर रीड करें। यहाँ पे हर किस्म की न्यूज, यूएस पॉलिसी के रिलेटेड न्यूज है, वीडियोस हैं और बहुत कुछ है। तो मेरा जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि जो ये जो होम पेज होता है ना इसका, इसके ऊपर मैं नजर रखता हूँ कि फ्यूचर्स की या करेंसी की कोई न्यूज आई है तो उसको उसी टाइम देखो और टेक्निकल एनालाइज करो, फंडामेंटल एनालाइज करने के बाद, और ट्रेड लेनी नहीं है बल्कि एनालाइज करना है और वेट करना है कि कब मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ट्रेड लेने के लिए। ओके जी, टूल्स हैं, फॉरेक्स टूल हैं, यहाँ पे आप फॉरेक्स की बड़ी 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 अच्छी न्यूज़ें मिल जाती हैं आपको। और यार इन वेबसाइट को जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, 3 वेबसाइट है और एक मैंने ट्विटर का आपको लिंक दिया है, इनको आपने छोड़ना नहीं है, इनको आपने पूरा फॉलोअप करना है, और अगर आपने फंडामेंटल एनालाइज करना है तो इनके बगैर नहीं होगा, आपका पॉसिबल नहीं है। यहां से आपको पता चलेगा, ये आपको बताएगा कि डॉलर कब वीक होगा या डॉलर वीक होने की सोच रहा है या डॉलर जो है वो अप जाने की सोच रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। चले होम होम पेज पे चलते हैं। इसका वजह से मैंने लिंक आपको ग्रुप में भी पोस्ट कर देता हूं, सबकी जो वेबसाइट है इनका, ये ट्विटर का है जी, और ये हमारा जो है फॉरेक्स क्रंच का जी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछें, फिर मैं आगे चलूं। यार ये इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको कल भी बताया था, एक टूल बताया था जो इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट कर देगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके लिए इतना कोई मुश्किल आने वाली है कि आपको यार आपको समझ नहीं आएगी या आपको परेशानी होगी समझने में, या आपको नहीं पता चलेगा कि क्या न्यूज का क्या मकसद है। फर्ज करें ये यूएसए की न्यूज है, नहीं समझ आ रही, कोई मसला नहीं है, तो इसको ऊपर आप क्लिक करें, ये ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट कर देगा उर्दू में। देखा आपने? और इसके अलावा ये देखे ना यार, हर एक में, हर एक में ये जरूरी नहीं है कि लफज ब लफज वही है, बिकॉज वो उर्दू है, इंग्लिश है, ट्रांसलेट आपको खुद ही अपने माइंड से कुछ इंग्लिश पढ़ लें, कुछ उर्दू पढ़ लें, जिनको थोड़ा सा परेशानी आता है, अंदाजा हो जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है।
उमैर वो कल के लेक्चर में हम इन्फ्लेशन के ऊपर बात करेंगे, लेकिन मेन इंटरेस्ट रेट की आज बात करना चाह रहा था मैं। और किसी का कोई क्वेश्चन पूछे यार। ओके जी, ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉयमेंट चेंज आ रहा है जी, जो ऑस्ट्रेलिया की रोजगार में जो तब्दीली है उसकी ट्रेडिंग है, कोई मसला नहीं। इसको न्यूज को ओपन करो, AUD USD की न्यूज है, ये न्यूज को ओपन करो। न्यूज को ओपन करने के बाद थोड़ा सा रीड कर लो, कोई मसला नहीं। वैसे तो हेडलाइन से ही अंदाजा हो जाना चाहिए हमें। ये बड़ी मैंने उमैर पता क्या बात है, मैंने डेली की बेसिस पे एक इंडिकेटर को जो लेके चलना है, ठीक है, जो करेंसी को मेजर इंडिकेटर है ना, तो मैं चाहता हूं कि आपको डेली की बेसिस पे एक इंडिकेटर पढ़ाऊं ताकि मिक्स ना हो जाए। अब देखो मुझे कितना डिटेल से बताना पड़ रहा है शरह सूद के बारे में, इसलिए ताकि आप में से हर लेवल के बंदे हैं, हर माइंड के बंदे हैं, तो किसी के लिए कोई मुश्किल ना आए। आप में से कुछ लोगों को मेरी बातें या बड़ा लेक्चर बचकाना लग रहा होगा, मे बी में एक आध मिस्टेक भी हो, लेकिन वो बाकी सबके लिए बड़ा जबरदस्त होता है। ले जी, एम्प्लॉयमेंट रेट में चेंज की गई है जो कि मुस्बित बता रहा है वो, ठीक है, तो आप ऑस्ट्रेलियन को बाय कर सकते हैं। हाँ जी निशान, बिल्कुल। अगर देखो फॉर एग्जांपल वहां पे उन्होंने न्यूज दी है कि यूरो गिरने लगा जी, यूरो में ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब है जो न्यूज आ रही है अगली, वो मे बी, वो ज्यादातर चांसेस तो ये है वो नेगेटिव आएगा डाटा और यूरो गिरेगा, और यूरो के अगेंस्ट जो दूसरी स्ट्रॉन्गर करेंसी है उसको मुझे बाय करना चाहिए, ठीक है। और किसी का भाई कोई क्वेश्चन हो? देखें, जरूरी नहीं है कि एक करेंसी वीक हो रही है तो आप उसको सेल ही करें यार, उसके जो मुकाबले में मजबूत करेंसी है उसको बाय करो। अगर आपने यूरो को सेल करना है तो उसके मुकाबले में जो मजबूत करेंसी है उसके अगेंस्ट सेल करो, ठीक है। सम टाइम होता ही है कि आप देखते हो यार ये यूरो वीक हो रहा है तो यूरो को सेल कर दो, लेकिन यूरो ऊपर चला जाता है बिकॉज उसकी जो अगेंस्ट जो करेंसी है वो भी वीक हो जाती है, तो फिर ऑटोमेटिकली यूरो ऊपर आ जाता है, ठीक है। ये टेक्निकल थोड़ी सी टर्म है, इसको समझिएगा प्लीज, थोड़ा सा मेरी बात के ऊपर गौर कीजिएगा। मैं रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड करता हूं, तो बार बार एक लफ्ज को सुने अगर नहीं समझ आती तो। कोई किसी और का क्वेश्चन? आई हैव ओनली 2 मिनट। अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें विदाउट एनी हेजिटेशन। मुजीबुर रहमान, कैसे हैं आप? ओके जी, दैट्स ऑल। मुझे लग रहा है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। सो अगर वीडियो की समझ नहीं आई दोबारा देखें, दोबारा देखें और दोबारा देखें, और ग्रुप में पोस्ट करें। आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट हॉकिश एंड डविश। जी पूछे सिराज मुल्तानी, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? कि बैंक कब हॉकिश लगाएगा और कब डविश लगाएगा, क्या पूछना चाह रहे हैं सिराज भाई? आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपके कहने पे। जो सिराज भाई ने पूछा है जी कि हॉकिश एंड डविश को आप प्लीज अगेन। सिराज आपको याद होगा कल मैंने एक न्यूज पढ़ी थी जिसके एंड पे उन्होंने बताया था कि हॉकिश जो है वो, तो ये दो टर्म्स हैं या दो कीवर्ड्स हैं। दो कीवर्ड्स मतलब कि एक ही लफ्ज के अंदर काफी ज्यादा स्टोरी। अगर कोई बैंक हॉकिश लगा रहा है तो हमें पता चल जाएगा यार वो शरह सूद को बढ़ा रहा है, वो अपनी करेंसी की जो वैल्यू है वो उसको ज्यादा बढ़ाना चाह रहा है, लेकिन उसकी डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, वो उसका डाटा जो है वो वीक आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो अगर डविश है तो डविश में बैंक्स का जो है वो रवैया बड़ा, हम ऐसे कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम अपनी ग्रोथ को बढ़ा लेंगे, हम ऐसे कर देंगे, हम इंटरेस्ट को कम कर रहे हैं, हम इंटरेस्ट को कम कर लेंगे और अपनी ग्रोथ को बढ़ा लेंगे, हम जो है फलां काम कर लेंगे, फलां कंट्री के साथ जो है वो मुआहिदा कर लेंगे, फलां फलां फलां,
और हम ये जो इंटरेस्ट रेट है इसको भी कम कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ रेट बढ़ेगा। वो कैसे बढ़ेगा, वो आपको बता दिया कि लोगों में जो है वो बैंक्स को सूद कम पे करना पड़ेगा, फीस कम कम पे करना पड़ेगी लोगों को और बैंक कारोबारी लोगों को। तो उसका मतलब है कि उनमें पावर ज्यादा आ जाएगी री इन्वेस्ट करने की, और उनमें ज्यादा पावर आ जाएगी और चीजें बाय करने की, जिसकी वजह से ग्रोथ रेट अच्छा हो जाएगा। और उसका जो जीडीपी न्यूज आएगी, यानी कि ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो न्यूज आएगी वो प्लस में आएगी। फिर वो ये भी इकोनॉमिक इंडिकेटर है सिराज भाई। ये जिस तरह मैंने आपको पहले बताया यार, ये देखो पीछे कोई इकोनॉमी का एक थोड़ी इंडिकेटर है कोई। चलो पीछे, ये देखो इकोनॉमी का इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये जीडीपी होता है, रिटेल सेल, होम सेल, ट्रेड बैलेंस, ठीक है। ये अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट्स है, ये पाकिस्तान और इंडिया में तो इनकी खैर बात ही नहीं होती। जो आउट ऑफ कंट्री, जिस तरह मैं पूछा जो सिराज मुल्तानी है या उमैर है या आउट ऑफ कंट्री, तो इनसे पूछो कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है और इन्फ्लेशन क्या होता है और इंटरेस्ट रेट से क्या फर्क पड़ता है। इनको ये आपको सारा, ये डेवलप कंट्रीज हैं और इन कंट्रीज में इंटरेस्ट रेट बढ़ने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को भी भाई बड़ा फर्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता। आगे चल के हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट, रिटेल सेल, होम सेल और ट्रेड बैलेंस के ऊपर बात करेंगे। ये क्या चीजें हैं और इनके कम या ज्यादा होने पे करेंसी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेंगे और हमें बाय करना है या सेल करना है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, उम्मीद है आपने कुछ लर्न किया होगा, और उम्मीद है आगे से जब इंटरेस्ट रेट की न्यूज आएगी तो आप बेटर तरीके से एनालाइज कर पाओगे और उसकी न्यूज रीड करके आप ज्यादा तरीके से मजे से ना उसके ऊपर ट्रेड कर पाओगे। बिकॉज आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट क्या है और इसके बढ़ने से क्या होता है और उसके कम होने से क्या होता है, और आपको कौन सा पेयर बाय करना है और कौन सा पेयर सेल करना है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं लगी तो कोई बात नहीं, हम फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू जी। आप तो मुझे अपने दुआ में याद रखें, अपने आसपास रहने वालों का ख्याल रखें, हमेशा देने वाले बने, कभी किसी से उम्मीद ना रखें, हमेशा सबको दें, सबका फायदा करने की कोशिश करें। अल्लाह आप सबका फायदा करेगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।